हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की। अब इनको मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जितने भी लोग पॉलिटिकल थियोरी के बारे में पढ़ते हैं वो सब जानते होंगे कि पॉलिटिकल थियोरी की शुरुआत हम इन्हीं से करते हैं। आई होप आप सबने गेस कर लिया होगा, मैं प्लेटो के बारे में बात कर रही हूँ। प्लेटो क्यों इतने खास हैं हम सबके लिए? क्योंकि पहली बार जब हम 12th से निकल करके कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स IR से बाहर निकल करके आते हैं पॉलिटिकल थियोरी के वर्ल्ड में, तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन प्लेटो से ही कराया जाता है। और यहीं पर हमें समझ में आता है कि पॉलिटिकल थियोरी इतनी आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्लेटो के आइडियाज़ कुछ टफ हैं या उन्हें समझने में बहुत दिक्कत होगी, बट नहीं, यहाँ पर मैं अपनी एक टीचर की बात याद करना चाहूँगी कि ये ग्रेट माइंड्स हैं जिनको हम बहुत आसानी से तो नहीं समझ सकते। इन्होंने साल दर साल मेहनत करी है और फिर इस फिलॉसफी को बनाया है जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। तो इनको पढ़ना इतना आसान नहीं, इनको समझना इतना आसान नहीं, खास करके आज के टाइम में जब हम उस टाइम की सिचुएशंस को एनालाइज ही नहीं कर सकते, समझ ही नहीं सकते कि आज से 2000 साल पहले या 3000 साल पहले लाइफ कैसी रही होगी। और ऑब्वियसली हम हिस्ट्री को अपने प्रेजेंट से ही समझने की कोशिश करते हैं और यहीं पर हमारी सबसे बड़ी गलती भी रहती है, क्योंकि प्रेजेंट से पास्ट को समझना बहुत मुश्किल हो सकता है, खास करके जब हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी रोज इवॉल्व कर रही है, चेंज हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि प्लेटो ने क्या कहा है इस पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में। प्लेटो का काफी वाइड रहा है एरिया ऑफ डीलिंग, बट मेन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज द फिलोसोफर किंग। सो मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। और इस पार्ट का जो नाम है वो है थियरी ऑफ फॉर्म्स एंड एलेगरी ऑफ केव्स। काफी डरावना सा नाम है, राइट? जितने भी लोग ग्रेजुएशन में इसको पढ़ चुके होंगे उन्होंने इसको पढ़ा तो होगा, बट शायद कहीं ना कहीं वो गुम सा हो गया होगा। लेकिन आज हम इसे रिवाइज करेंगे और UGC नेट के लिए प्रिपेयर भी करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की बात करते हैं। ये कोई बहुत ही बड़ी या भयानक सी थ्योरी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात इसमें प्लेटो कहते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा जो आउटर वर्ल्ड है, मान लेते हैं ये हमारा आउटर वर्ल्ड है जो हमें दिखता है, इसके पीछे एक और वर्ल्ड है जिसको वो थियरी ऑफ फॉर्म्स कहते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड को वो फॉर्म्स नाम से एक्सप्लेन करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो आउटर वर्ल्ड है ये हमें दिख रहा है, ये विजिबल वर्ल्ड है, ये रोज बदलता है ना। हम सब जानते हैं हमारी दुनिया बदल रही है, हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कोरोना वायरस आ जाएगा, बट इट हैज चेंज्ड, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। और हमने तो बहुत बड़ा चेंज देखा है अपनी आंख के सामने। फेब्रुअरी एंड मार्च में ही हमारे बहुत ज्यादा डिफरेंस था, एंड मार्च एंड अप्रैल टू जून एवरीथिंग हैज चेंज्ड। सो द वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। प्लेटो इस चीज को एग्री करते हैं कि जो आउटर वर्ल्ड है वो चेंज हो रहा है, बट वो कहते हैं कि ये रियल वर्ल्ड नहीं है, क्योंकि अगर ये असली वर्ल्ड होता तो ये कभी चेंज ही नहीं होता, क्योंकि जो रियल वर्ल्ड है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। और वो कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है जो चेंज नहीं होता वो फॉर्म्स का वर्ल्ड है, यानी इनर वर्ल्ड, राइट? सो ये एक आउटर वर्ल्ड है जो चेंज हो रहा है और ये एक इनर वर्ल्ड है जो कभी चेंज नहीं होता। लेकिन अब जब ह्यूमन बीइंग देखता है तो वो इधर देखता है आउटर वर्ल्ड को जो चेंज हो रहा है, इनर वर्ल्ड उसे दिखता ही नहीं है। सो ये जो फॉर्म्स हैं जो चेंज नहीं होते वो उसको दिखते ही नहीं है। तो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स से वो यही समझाना चाहते हैं कि एक ऑर्डिनरी सिटीजन जो आउटर वर्ल्ड को देखता है, जिसकी दुनिया रोज बदल रही है, हमें वो नहीं बनना टू बिकम अ फिलोसोफर किंग। ऑब्जेक्टिव क्या है? फिलोसोफर किंग ढूंढना। सो फिलोसोफर किंग अगर बनना है तो आउटर वर्ल्ड पे फोकस नहीं करना, फोकस इनर वर्ल्ड पे होना चाहिए जो चेंज नहीं हो सकता, फॉर्म्स पर होना चाहिए। ठीक है। सो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में वो सिंपल सी
बात करते हैं कि बाहर के वर्ल्ड से हट करके इनर वर्ल्ड को देखना होगा, क्योंकि बाहर का वर्ल्ड एक इल्यूजन है, एक सपना है जो हम देख रहे हैं, रियल नहीं है। रियल दुनिया इनर वर्ल्ड में है, जो चेंज नहीं हो रही, जो कांस्टेंट रह रही है। ओके, अब इसी से रिलेशन में वो एलेगरी ऑफ केव्स की भी बात करते हैं। अब एलेगरी ऑफ केव्स क्या है? इसमें वो एक केव का एग्जाम्पल देते हैं। इमेजिन करिए एक केव है आपके सामने, जिसके अंदर हमने कुछ ह्यूमन बींग्स को बंद कर दिया है। ठीक है, अब वो बंद है, कैप्टिव है, और उनके सामने एक दीवार है। ठीक है, सो एक केव है जहां पर कुछ लोगों को बंद कर दिया है और उनके सामने एक दीवार है। अब दीवार के पीछे यानी केवमैन के पीछे से जब भी लोग निकल करके जाते हैं तो वहां अंधेरा होने की वजह से थोड़ी सी भी लाइट पड़ती है तो दीवार पे शैडो पड़ती है। ठीक है, मान लीजिए मैं केवमैन हूं, मेरे सामने एक दीवार है, ठीक है, और मेरे पीछे से जब लोग जा रहे हैं तो केव में इतना अंधेरा है कि सामने लाइट पड़ने से मेरे सामने जो दीवार है उस पर शैडो बन रही है। अब मेरे को सालों साल सिर्फ वो शैडो ही दिख रही है। मैं बंद करा गया है मुझे वहां, मैं बाहर नहीं निकल सकती। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे आई विल स्टार्ट बिलीविंग कि शैडो ही रियलिटी है। ठीक है, बट हम सब जानते हैं शैडो रियलिटी नहीं होती, रियलिटी का इल्यूजन होता है, राइट? सो मैंने मान लिया कि मेरे सामने जो शैडो बन रही है वो रियलिटी है, बट एक्चुअली नहीं है। अब मान लीजिए कि हम जो बहुत सारे लोग यहाँ पर कैप्टिव हैं, जो इनको बंद कर दिया गया है, उनमें से एक फोर्सफुली बाहर निकाल दिया जाता है आउट ऑफ द केव। मान लीजिए मुझे केव से बाहर निकाल दिया, मेरे फ्रेंड्स वही है केव में, वो अभी भी उस इल्यूजन को जो है रियलिटी मान रहे हैं। ठीक है, बट मैं केव से बाहर आ चुकी हूँ। जब मैं इतने साल अंधेरे में रहने के बाद सनलाइट में आऊंगी तो सबसे पहले तो आई विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग, मेरी आंखें बंद हो जाएंगी, है ना? जब हम अचानक से सनलाइट में आते हैं या सो के उठते हैं, हम इमीडिएटली कुछ नहीं देख पाते हैं फॉर फ्यू सेकेंड्स। सो फॉर फ्यू सेकेंड्स आई विल एक्सपीरियंस अ पेन, मुझे एक पेन होगा आईज में और मेरे को सनलाइट अच्छी नहीं लगेगी, राइट? बट थोड़ी देर के बाद मैं उससे अडेप्ट होंगी, मेरी आईज उससे अडेप्ट होंगी और मैं वर्ल्ड को देखूंगी। और जब मैं वर्ल्ड को देखूंगी तो मैं क्या समझ पाऊंगी कि ओ माय गॉड, जो मैंने अभी तक देखा दैट वाज इल्यूजन, नॉट रियलिटी। रियलिटी तो ये है, अभी तक तो मैं शैडोज को ही देख रही थी, राइट? यही कुछ होता है नॉलेज से। प्लेटो कहता है कि हम सब ये जो आउटर वर्ल्ड को देख रहे हैं, हमें नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, और जब हमें एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है तो हमें पेन होता है। हम में से किसी को भी पढ़ना नहीं अच्छा लगता, दैट्स ट्रू, है ना? सबसे ज्यादा बुरा लगता है हमें पढ़ना। सो वो जो पेन है जो सनलाइट आईज में पड़ने से हो रहा था, वैसा ही पेन हमें एजुकेशन से भी होता है। दर्द मिलता है नॉलेज एक्वायर करने में, राइट? लेकिन जब वो नॉलेज हमें मिल जाती है तो हमें रियलिटी का पता चलता है कि असलियत वो नहीं थी जो हम अभी तक देख रहे थे। असलियत तो ये है जो नॉलेज या एजुकेशन मिलने के बाद अब हमें मिली है। और जब अब मैंने देख लिया रियलिटी वो नहीं थी जो केव में रहते हुए हुआ, ठीक है, अब मैं वापस आऊंगी केव में क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वहां हैं और मैं उनको आके बताऊंगी कि अरे ये जो हम देख रहे हैं तो शैडो है, बाहर चलो, दुनिया कुछ और है। बट अब वो इतने सालों से केव को सच्चाई मान रहे हैं, विल दे बिलीव मी? आप किसी को भी बताओ कि आप जो ट्रेडिशंस फॉलो करते आ रहे हो, सैटरडे को नेल्स नहीं काटने, सैटरडे को हेड वॉश नहीं करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट, विच हैव नो साइंटिफिक बिलीव्स अटैच्ड टू देम, राइट? सो उन चीजों को मत फॉलो करो, नोबडी विल बिलीव यू। इंस्टेड दे विल किल हिम, वो उसे मार देंगे कि ये तो रियलिटी से बहुत दूर है और ये क्या बात कर रहा है। दिल किल मी माई फ्रेंड्स, बिकॉज उनके लिए वो रियलिटी नहीं है जो मैंने उन्हें बताई। यही चीज प्लेटो कहते हैं कि सोक्रेट्स उनके टीचर के साथ हुआ व्हेन ही बिकेम अ फिलोसोफर। और जब सोक्रेट्स ने पूरे वर्ल्ड को समझाने की कोशिश की
कि आप जो समझ रहे हैं, एथेंस के लोगों को समझाने की कोशिश की कि ये जो आप समझ रहे हैं ये इल्यूजन है, ये रियलिटी नहीं है, तो उनको मार दिया गया, ही वॉज किल्ड। सो प्लेटो कहते हैं कि हमें रिस्क नहीं लेना। ये जो इंडिविजुअल केव से बाहर निकला है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इसको रियलिटी दिखाई है, इल्यूजन से बाहर निकाला है। तो अगर इसको भी सोक्रेट्स की तरह मार दिया गया तो वी विल लूज अनदर फिलोसोफर। तो प्लेटो कहते हैं कि इसलिए हमें फिलोसोफर किंग की नीड है। अब इसी फिलोसोफर को जो बाहर निकला है, जिसने रियलिटी देखी है, जैसे कि अभी इस केस में मैंने बाहर निकलकर रियलिटी देखी, ठीक है। सो मुझे फिलोसोफर किंग बना देना चाहिए। अब किंग क्यों बना देना चाहिए? क्योंकि किंग की बात हर कोई सुनेगा। किंग अपना काम फोर्सफुली भी करवा सकता है। सो मैं अपने फ्रेंड्स के पास वापस केव में आऊंगी अगर मैं किंग बन गई, एंड आई कैन फोर्सफुली पुल देम आउट ऑफ द केव, जो मैं एज अ फ्रेंड में भी नहीं कर पाती या उनके बिलीफ सिस्टम को चेंज नहीं कर पाती, बट एज अ किंग मैं ऑर्डर भी दे सकती हूँ कि उन सबको केव से बाहर निकालो सो दैट दे गेन नॉलेज, और मैं खुद भी ये काम कर सकती हूँ। सो इसलिए प्लेटो कहता है कि एक फिलोसोफर किंग की जरूरत है हमें, जो क्या करे, इल्यूजन से भरे हुए लोगों को रियल वर्ल्ड में लेकर के आए, ठीक है, जो उनको ये समझा सके कि जिस बिलीफ सिस्टम के साथ आप चल रहे हो दैट इज नॉट समथिंग विच द इनर वर्ल्ड बिलोंग्स टू, द रियलिटी बिलोंग्स टू। रियलिटी से आप बहुत दूर चल रहे हैं और रियलिटी को आपको फेस करने की जरूरत है। और इसीलिए प्लेटो ने एक फिलोसोफर किंग की नीड बताई है, क्योंकि अगर सिर्फ हम उसे फिलोसोफर बनाकर छोड़ देंगे तो लोग उसे मार डालेंगे, उसकी थियोरी पे कभी बिलीव नहीं करेंगे, राइट। सो फिलोसोफर किंग की जो नीड है वो इसीलिए है क्योंकि थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है और एलिगरी ऑफ केव्स है। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स क्या था कि हमें विजिबल वर्ल्ड दिखता है, हमें रियल इंटेंजिबल वर्ल्ड जिसको वो कहते हैं वो नहीं दिखता। आइडियाज या फॉर्म्स वाला जो इंटेलिजेंट वर्ल्ड है वो हमें बाहरी दुनिया में नहीं दिखता। और क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हम सब एक एलिगरी ऑफ केव में रहते हैं, हम सब एक केव में बंद हैं, और जो हमारे सामने हमें दिखता है उसको हम सच मान लेते हैं बिना नॉलेज की सर्च करे। और जो हम में से नॉलेज की सर्च कर लेता है वो फिलोसोफर बन जाता है, वो इंटेलिजेंट, वो आउटर वर्ल्ड को छोड़कर इनर वर्ल्ड को समझ लेता है और वो फिलोसोफर बन जाता है। लेकिन वो दूसरों की भी मदद कर सके ये चीज करने में, उसके लिए उसे किंग बनाना जरूरी है। सो इसलिए प्लेटो जो है फिलोसोफर किंग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी थ्योरी में, अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी में, ठीक है। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे इन द सेकेंड पार्ट। टिल देन, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।